नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग अपने इस वीडियो में लोअर पीसीएस के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स एवं आपदा प्रबंधन कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्योंकि यह पीसीएस के लिए विशेष बनाई गई है। आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ज़रूरी है, और उसके बाद यूपी पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि करंट अफेयर यूपी का पूरा कवर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अशोक लीलैंड ई बस प्लांट लखनऊ में है। संदर्भ क्या दोस्तों, 9 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह ने लखनऊ के सरोजनी नगर में अशोक लीलैंड के पहले एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक बस विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। यह कंपनी उत्तर प्रदेश में पहला और देश का सबसे उन्नत विनिर्माण केंद्र है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पहला है। जहाँ पहला दिया गया हो उसको आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। हाइलाइट्स क्या दोस्तों इसके, निवेश। इस परियोजना के पहले चरण में लगभग 252 करोड़ का निवेश हुआ तथा जो भविष्य में बढ़कर 1000 करोड़ तक पहुँचेगा। क्षमता, वर्तमान में इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 2500 वाहन है, जिसे बढ़ाकर 5000 वाहन प्रतिवर्ष किया जाएगा। उत्पाद क्या होगा, यहाँ मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक बसें, इलेक्ट्रिक कार्गो वाहन और अन्य वैकल्पिक ईंधन जैसे हाइड्रोजन पर आधारित वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण किया जाएगा। नेट जीरो लक्ष्य क्या है, यह संयंत्र अशोक लीलैंड के 2048 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य का हिस्सा है, और इससे सौर ऊर्जा एवं ऊर्जा कुशल लाइटिंग से लैस किया गया है। राज्य स्तरीय ब्रेल लाइब्रेरी। संदर्भ 4 जनवरी 2026 को विश्व ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल की जयंती के अवसर पर लखनऊ में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्र एवं राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश की पहली राज्य स्तरीय ब्रेल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। इसके हाइलाइट्स क्या हैं, संग्रह। इस लाइब्रेरी में नई शिक्षा नीति एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की 4000 से अधिक ब्रेल पुस्तकें उपलब्ध हैं। क्षमता, यह एक विशाल रीडिंग हॉल है जिसमें एक साथ 150 से अधिक छात्र बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। विशेषता क्या है इसकी, इन पुस्तकों का प्रकाशन विश्वविद्यालय के अपने ब्रेल प्रेस द्वारा किया गया है। यह सुविधा केवल विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए है। 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप वाराणसी में दोस्तों। संदर्भ क्या है इसका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2026 को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया था। अब इसके हाइलाइट्स क्या दोस्तों देखते हैं। आयोजन विधि, यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 4 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक आयोजित की गई। प्रतिभागी कौन कौन हुए, इस देश में भर के विभिन्न राज्यों और संस्थानों की 58 टीमों के लगभग 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसका महत्व क्या है, यह वाराणसी में आयोजित होने वाली अब तक की सबसे बड़ी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में से एक है, जो शहर के बढ़ते खेल बुनियादी ढांचे जैसे गंजारी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को रेखांकित करती है। संदेश क्या जाता है इससे, प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया के विजन के दोहराते हुए स्थानीय खेलों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल जैसे खेलों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। घरेलू पर्यटन में शीर्ष उत्तर प्रदेश है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। संदर्भ क्या है इसका, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी हुआ 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। हाइलाइट्स क्या है इसके, पर्यटकों की संख्या वर्ष 2025 के दौरान उत्तर प्रदेश में लगभग 137 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटकों ने भ्रमण किया, जो देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सर्वाधिक है दोस्तों। प्रमुख आकर्षण क्या है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में सबसे ज़्यादा आए थे पर्यटक। वाराणसी भव्य राम मंदिर अयोध्या में आए थे। संगम प्रयागराज में आए थे। बरेली पर्यटन में वृद्धि के मुख्य आधार हैं ये। स्कॉर्प रोबोटिक्स क्या है, संदर्भ इसका, आईआईटी कानपुर के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप एक्सटेरा रोबोटिक्स ने भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर विकसित किया है, जिसे स्कॉर्प नाम दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों साइंस एंड टेक के लिए। तकनीकी विशेषता क्या है, इसकी संरचना क्या है, यह एक
चतुष्पाद मतलब 4 पैरों वाला रोबोट है, जिसके ऊपर एक रोबोटिक आर्म भुजा लगी हुई है। यह कुत्ता की तरह चलने में सक्षम है, जिससे ऊबड़-खाबड़ रास्तों में भी आसानी से जा सकता है। क्षमता क्या है इसकी स्कॉर्प की? स्कॉर्प अत्यधिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों जैसे मलबे वाले स्थान, सीढ़ियाँ और औद्योगिक पाइपलाइन में स्वायत्त रूप से नेविगेट कर सकता है और वस्तुओं को उठाने या मरम्मत करने में कार्य कर सकता है। इसकी तकनीक जो है दोस्तों स्वदेशी तकनीक है। इसे पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और निर्मित किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अनुप्रयोग क्या है? इसका प्रयोग आपदा प्रबंधन, रक्षा क्षेत्र में टोही गतिविधियों और विनिर्माण संयंत्रों के निरीक्षण के लिए किया जाएगा। वाराणसी में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, इसका संदर्भ क्या है दोस्तों? वाराणसी के कबीर चौरा स्थित शिव प्रसाद गुप्त मंडली जिला चिकित्सालय में एक अत्यधिक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसमें हाइलाइट्स क्या हैं दोस्तों? क्षमता, इस ब्लॉक में 500 बेड की सुविधा होगी, जिससे पूर्वांचल के मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा उपचार मिलेगा। विशेषज्ञता क्या है? यह कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जैसे विभागों के लिए आधुनिक मशीनें, विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होंगे। डिज़ाइन कैसे किया गया है? इस भवन को ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा और इससे में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर या मॉड्यूलेटर ओटी और डायग्नोस्टिक लैब शामिल होंगी। महत्व क्या है इसका? यह ब्लॉक बीएचयू ट्रामा सेंटर पर मरीजों को बढ़ते दबाव को कम करेगा और वाराणसी को चिकित्सा पर्यटन के केंद्र के रूप में और अधिक मजबूत करेगा। मिर्ज़ापुर में पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट, संदर्भ क्या है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में पूर्वांचल के पहले यार्न प्रोसेसिंग सूत प्रसंस्करण प्लांट का उद्घाटन किया गया। यह संयंत्र उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के तहत स्थापित किया गया है। हाइलाइट्स क्या है? मॉडल क्या है इसका? इस प्लांट को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित किया गया है। निवेश कितना किया गया? इसमें लगभग 8,000 करोड़ का प्रारंभिक निवेश किया गया है। क्षेत्रीय लाभ किसको होगा? मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी के बुनकरों को अब उच्च गुणवत्ता वाले प्रोसेस्ड सूत यानी स्थानीय स्तर पर मिल सकेगा। इससे उनकी परिवहन लागत कम होगी और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। एएआई सर्वेक्षण में बरेली हवाई अड्डा अग्रणी है दोस्तों। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई द्वारा जारी नवीनतम ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में बरेली हवाई अड्डे ने राज्य में प्रथम जबकि देश में 7वां स्थान प्राप्त किया दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइलाइट्स क्या है इसकी? रैंकिंग, बरेली हवाई अड्डे ने सेवा गुणवत्ता, स्वच्छता, कर्मचारियों का व्यवहार और सुरक्षा मानकों के मामले में अग्रणी स्थान हासिल किया है। उड़ान योजना, यह हवाई अड्डा केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत विकसित होने वाले क्षेत्रीय केंद्रों में से एक है। विकास क्या है? सर्वेक्षण के परिणामों के बाद यह बुनियादी ढांचे और विस्तार और नई उड़ानों को जोड़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। धूल रहित गेहूं थ्रेसर के लिए प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, संदर्भ देखते हैं इसका। बाराबंकी में 17 वर्षीय छात्रा पूजा पाल को उनके अभिनव आविष्कार के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नवाचार की विशेषता क्या है? आविष्कार, पूजा ने एक धूल रहित गेहूं थ्रेसर का मॉडल तैयार किया दोस्तों। समस्या का समाधान क्या है? पारंपरिक थ्रेसर से गेहूं की मड़ाई के दौरान भारी मात्रा में धूल उड़ती है, जिससे किसानों को दमा, एलर्जी, आंखों की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। पूजा का थ्रेसर एक विशेष सेक्शन और फिल्टर तकनीक का उपयोग करता है, जो धूल हवा में फैलने वाले से रोकता है। स्वच्छ खेती, यह तकनीक न केवल किसानों के स्वास्थ्य की रक्षा करती है बल्कि अनाज को भी साफ रखने में मदद करती है। पुरस्कार, इन्हें पदक, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। एक सेकंड दोस्तों। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई विजय क्या? एक सेकंड दोस्तों। एआई क्लिनिक, आइए देखते हैं इसका संदर्भ देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक शुरू किया गया है। इसका हाइलाइट्स क्या है दोस्तों?
प्रौद्योगिकी या क्लिनिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग उपयोग करके रोगों को सटीक और शीघ्र निदान करेगा। उपयोगिता क्या है इसकी? रेडियोलॉजी, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई रिपोर्ट के त्वरित विश्लेषण में सहायक है। प्रिडिक्टिव हेल्थ, डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से भविष्य में होने वाली बीमारियों जैसे हृदय रोग या मधुमेह के जोखिम के पहले ही आकलन करना। महत्व क्या है? यह नवाचार न केवल डॉक्टरों के कार्यभार को कम करेगा बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों के मरीजों को भी विशेषज्ञ स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 जनवरी 2026 में लखनऊ के उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य शासन, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर चर्चा करना। इसके हाइलाइट्स क्या हैं दोस्तों? आयोजक यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया एआई एवं इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। फोकस क्षेत्र क्या रहा इसमें? प्रशासन, ई गवर्नेंस और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना। कृषि क्या शामिल है? फसल की बीमारियों की पहचान और मौसम पूर्वानुमान के लिए एआई मॉडल का उपयोग किया गया। एआईसीटी का विजन क्या है? इस सम्मेलन के दौरान लखनऊ के देशों की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित करने का रोड मैप पर चर्चा शुरू हुई है। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जनवरी 2026 में लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन विधायी निकायों की कार्यप्रणाली के सुधार के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। हाइलाइट्स क्या है इसका? सम्मेलन का उद्घाटन राज्य आनंदीबेन पटेल ने किया, जबकि मुख्य संबोधन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिया है। प्रमुख विषय विधायी कामकाज में जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करना, सदन की कार्रवाई में आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश, संसद और विधानमंडलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना। ऐतिहासिक महत्व तो क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश को इस प्रतिष्ठित सम्मेलन का मेजबानी का अवसर लंबे समय बाद मिला, जो राज्य का संसदीय गरिमा को रेखांकित करता है। लखनऊ बना उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, याद कर लीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां अब प्रतिदिन निकलने वाले कचरे को सीधे डंपिंग साइट पर नहीं फेंका जाता है, बल्कि उसका 100% निस्तारण किया जाता है। हाइलाइट्स क्या हैं? जीरो फ्रेश वेस्ट डंप, इसका अर्थ है कि शहर से निकलने वाले ताज़े कचरे को लैंडफिल साइट पर जमा करने के बजाय उसे उसी दिन खाद, बिजली या अन्य रिसाइकिल उत्पादों में बदल दिया जाता है। मैकेनाइज्ड प्रोसेसिंग, लखनऊ नगर निगम ने सीवरी प्लांट और अन्य विकेंद्रीकृत कचरा प्रसंस्करण केंद्रों के माध्यम से अपनी क्षमता को बढ़ाया है। विरासत कचरा, नए कचरों को रोकने के साथ साथ शहर के पुराने कचरे पहाड़ों को बायो रेमेडिएशन तकनीक से प्राप्त करने का कार्य भी अंतिम चरण पर है। इसका महत्व क्या है दोस्तों? देखते हैं। यह उपलब्धि लखनऊ को स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की रैंकिंग में शीर्ष पर लाने और पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। संदर्भ इसका देखते हैं। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस वर्ष का मुख्य आयोजक लखनऊ और दिल्ली भारत मंडपम में एक साथ किया गया। हाइलाइट्स क्या रहे हैं दोस्तों? इसके इतिहास देखते हैं इसका। 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। 2018 में पहली बार आधिकारिक रूप से यूपी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। थीम क्या है 2026 की? इस वर्ष की थीम विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश पर केंद्रित रही। सम्मान देखते हैं। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से नवाजा गया। प्रदर्शनी देखते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP और एक जिला एक व्यंजन के स्टॉल के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन किया गया। भारत का पहला ग्लास म्यूजियम फिरोजाबाद में खुला दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। संदर्भ देखते हैं इसका। दुनिया भर में सुहाग नगरी और कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद में भारत का पहला अत्याधुनिक ग्लास म्यूजियम कांच संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। इसके हाइलाइट्स देखते हैं। क्या है विशेषता? यह प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक की कांच की कलाकृतियों, झूमरों और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा।
ग्लास ब्लोइंग लाइव म्यूजियम में एक लाइव सेक्शन होगा जहां पर्यटक कांच को पिघलाकर आकृतियां बनाने की प्रक्रिया देख सकेंगे। पर्यटन और व्यापार देखते हैं। यह म्यूजियम फिरोजाबाद को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने और स्थानीय कांच उद्योग को वैश्विक मंच प्रदान करने में सहायक होगा। तकनीक क्या है इसकी? यह कांच के ऑप्टिकल फाइबर और भविष्य के तकनीकों पर एक विशेष दीर्घा भी होगी। NHA ने IIT कानपुर में हेल्थ केयर के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है। इसका संदर्भ देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने IIT कानपुर के सहयोग से हेल्थ केयर के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस विषय पर एक विशेष हैकाथॉन का आयोजन किया है। यह पहल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य डेटा को सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इसकी हाईलाइट देखते हैं। फेडरेटेड लर्निंग यह एक ऐसी तकनीक है जो डेटा को उसके मूल स्थान जैसे अस्पताल या लैब से हटाए बिना उसे प्रशिक्षित करने की अनुमति देती है। इससे मरीजों की गोपनीयता भी बनी रहती है। उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में AI मॉडल विकसित करना जो डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता से समझौता किए बिना गंभीर बीमारियों की सटीक निदान कर सकें। प्रतिभागी कौन है? इस देश भर में शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और डेटा वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया ताकि वे स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्केलेबल डिजिटल समाधान तैयार कर सकें। महत्व क्या है इसका? यह भारत में यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस UHI को मजबूत करने और व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा को सुरक्षित रखने हेतु चिकित्सा अनुसंधान गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत का पहला ग्लास म्यूजियम फिरोजाबाद में खुला। संदर्भ उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में, जिसे अपनी उत्कृष्ट कांच कला के लिए वैश्विक पहचान प्राप्त है, भारत का अत्याधुनिक ग्लास म्यूजियम कांच संग्रहालय स्थापित किया गया है। हाइलाइट्स क्या है? संग्रह यहाँ प्राचीन काल के दुर्लभ कांचों के बर्तनों से लेकर आधुनिक युग की जटिल कलाकृतियों और झूमरों का प्रदर्शन किया गया है। डिजिटल एक्सपीरियंस म्यूजियम में संवर्धित वास्तविकता का उपयोग किया गया है। यह जहाँ आगंतुक कांच निर्माण की सदियों पुरानी ग्लास और ब्लोइंग तकनीक का डिजिटल रूप से समझ सकें। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन लॉन्च किया गया है। संदर्भ क्या है इसका? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP की अपार सफलता के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की समृद्ध खाद्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन, एक जिला एक व्यंजन योजना की शुरुआत की है। इसका हाइलाइट्स क्या है? उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जिले के पारंपरिक और विशिष्ट व्यंजन जैसे मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा, लखनऊ के कबाब, बनारस की कचौड़ी को पहचान दिलाना और उनके व्यापार को संगठित करना है। खाद्य प्रसंस्करण क्या है? यह योजना स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा देगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। GI टैगिंग सरकार का लक्ष्य इन विशिष्ट क्षेत्रीय व्यंजनों के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त करना है ताकि उनकी गुणवत्ता और पहचान सुनिश्चित की जा सके। पर्यटन प्रोत्साहन पर्यटकों के लिए फूड सर्किट विकसित किए जाएंगे जहां वे यूपी के विभिन्न जिलों में प्रामाणिक स्वादों का अनुभव कर सकेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, जनवरी 2026 के चर्चित स्थल देखते हैं। लखनऊ प्रादेशिक राजधानी है। जन भवन मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के आधिकारिक निवास राजभवन का नाम बदलकर जन भवन करने की आधिकारिक घोषणा की है। दोस्तों, शून्य ताज़ा कचरा शहर जो है, लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बना है जहां कचरे का 100% निस्तारण किया जाता है। जीरो फ्रेश वेस्ट डंप। अशोक लीलैंड प्लांट सरोजनी नगर में राज्य के पहले समर्पित इलेक्ट्रॉनिक बस निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। आयोजन स्थल 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस यहीं से आयोजित किए गए हैं। दूसरा देखते हैं, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर भारत का पहला AI क्लिनिक राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में देश के पहले सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक की शुरुआत हुई है। भारत शिक्षा एक्सपो 2026 नॉलेज पार्क 2 में विश्व गुरु के रूप में भारत की शिक्षा पद्धति को प्रदर्शित करने के लिए बड़े एक्सपो का आयोजन किया गया। ग्रीन AI हब उत्तर प्रदेश ने 1 गीगावाट क्षमता वाले ग्रीन AI हब की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। मिर्ज़ापुर का देखते हैं दोस्तों, यार्न प्रोसेसिंग प्लांट मिर्ज़ापुर के पूर्वांचल का पहला सूत प्रसंस्करण संयंत्र है।
है, यह पीपीपी मॉडल पर आधारित है। यह कालीन उद्योग को मजबूती प्रदान करेगा। फिरोजाबाद देखते हैं, यह ग्लास म्यूजियम भारत का पहला अत्याधुनिक कांच संग्रहालय है। यहाँ स्थापित किया गया है, जो शहर की ऐतिहासिक कांच कला और आधुनिक नवाचार को प्रदर्शित करेगा। अब मेरठ से देखते हैं, AI इनबोल्ड विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। मेरठ भारत का पहला ऐसा राज्य विश्वविद्यालय बना जहां AI आधारित पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। वाराणसी काशी का देखते हैं, नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। प्रधानमंत्री ने संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, शिव प्रसाद गुप्त मंडली चिकित्सालय में 500 बेड के नए ब्लॉक को मंजूरी मिली है। बिजनौर देखते हैं, डॉल्फिन संरक्षण। गंगा डॉल्फिन की गणना के लिए राज्यव्यापी नदी और मुहाना डॉल्फिन आकलन के दूसरे चरण को बिजनौर से फ्लैग ऑफ किया गया। अयोध्या देखते हैं, पर्यटन हब। जनवरी के दौरान अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंचों जैसे स्पेन में आयोजित फ्यूचर 2026 पर उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। नैमिषारण्य सीतापुर देखते हैं, वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और वैदिक ज्ञान के संरक्षण के लिए वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की योजना चर्चा में रही है। अब जनवरी 2026 के प्रमुख व्यक्ति देखते हैं कौन कौन से हैं। पूजा पाल बाराबंकी की हैं, चर्चा में क्यों है? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उपलब्धि, 17 वर्षीय पूजा ने ऐसा धूल रहित गेहूं थ्रेशर विकसित किया है जो गेहूं की मड़ाई के दौरान उड़ने वाली धूल को सोख लेता है। इससे किसानों की फेफड़ों और आंखों की बीमारी से सुरक्षा मिलती है। डॉक्टर वीणा कुमारी कौन है? चर्चा में क्यों है? इन्हें उत्तर प्रदेश द्वारा नवगठित राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण का पहला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। भूमिका क्या रही इनकी? वह राज्य में AI और डेटा गवर्नेंस के लिए नीतियाँ तैयार करने का नेतृत्व करेंगी। अनमोल सिंह वाराणसी के हैं, ये चर्चा में क्यों हैं? भारतीय मूल के इस युवा वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU द्वारा यंग एस्ट्रोनॉमर ऑफ द ईयर से नामांकित किया गया है। उपलब्धि क्या इनकी? अनमोल ने IIT कानपुर के सहयोग से डीप स्पेस कम्युनिकेशन के लिए एक नया एल्गोरिदम विकसित किया है। लतीश टेंगुरिया आगरा के हैं, ये क्यों चर्चा में रहे हैं? हस्तशिल्प और बुनकरी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संत कबीर राज्य पुरस्कार के अंतर्गत द्वितीय स्थान सम्मान राशि प्रदान की गई है। विशेषता क्या है इनकी? उन्होंने पारंपरिक डिजाइनों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर दरी और कालीन निर्माण के लिए मानक स्थापित किए हैं। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं यूपी की, ये क्यों चर्चा में है? जनवरी में उनके द्वारा राजभवन का नाम बदलकर जन भवन करने और 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन के कारण वे निरंतर चर्चा में रही हैं। LV एंटोनी देवकुमार चर्चा में क्यों है? देखते हैं। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में अस्थायी नियुक्ति मिली इन्हें DGP के तौर पर। प्राथमिकता क्या है? उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही यक्ष के माध्यम से पुलिसिंग को पूरी तरह डिजिटल और AI आधारित बनाने का लक्ष्य रखा है। अन्य करंट अफेयर्स देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक सेकेंड दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट। यूपी प्रथम स्थान पर ध्यातव्य है। यूपी सभी 23 प्राथमिकता सुधारों को लागू करने वाला प्रथम राज्य है। पटना पश्चिम बिहार एटा में है। यूपी की 11वीं रामसर साइट इस पश्चिम बिहार की स्थापना 1991 में की गई थी। विंग्स इंडिया अवार्ड 2026, लखनऊ को 5 से 10 मिलियन वार्षिक यात्रा यातायात श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त है। गणतंत्र दिवस 2026, जनता की पसंद के विजेता द्वितीय स्थान। राज्य की झांकियों में यूपी की झांकी। थीम क्या है? बुंदेलखंड की संस्कृति द्वितीय पर रही, जबकि मंत्रालय की झांकी प्रथम स्थान शिक्षा मंत्रालय ने प्राप्त किया है। औरैया सौर ऊर्जा एवं जल संचयन हेतु मॉडल जिला। इस जिले में किसी भी भवन का नक्शा पास कराने के लिए सौर पैनल व रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य किया गया। यूपी गौरव सम्मान 2025-26 में 5 लोगों को यह सम्मान प्रदान किया गया है। इसमें प्राप्तकर्ता को 11 लाख प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र प्रदान किया गया।
कौन कौन से हैं? शुभांशु शुक्ला हैं, अलख पांडे हैं, डॉक्टर सुधांशु सिंह हैं, डॉक्टर हरिओम पवार हैं, रश्मि आर्य हैं। उन्नाव, यूपी रक्षा और औद्योगिक गलियारे का सातवां नोड पूर्व में नोड 6 हैं। अलीगढ़, आगरा, झांसी, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट। बच्चों के लिए वंडर पार्क लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर। इस पार्क का थीम बेस्ड मनोरंजन और इंटरेक्टिव लर्निंग टूल्स के साथ डिजाइन किया गया है ताकि खेल खेल में बच्चों का बौद्धिक विकास हो सके। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 नीति आयोग द्वारा जारी होती है। यूपी चौथे स्थान पर जबकि लैंडलॉक राज्यों में यूपी का प्रथम स्थान है। यह सूचकांक मुख्य रूप से स्तंभों पर आधारित है: नीति, व्यावसायिक पारितंत्र, निर्यात पारितंत्र और निर्यात प्रदर्शन पर। एक सेकेंड दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 3 दिवसीय इंडिया फूड एक्सपो 2026 लखनऊ में आयोजित। यह आयोजन मुख्य रूप से इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा रामपुरी चाकू एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। इसका निर्माण स्थानीय कलाकार अफसान रजा खान द्वारा किया गया था। प्रदेश का पहला संस्कृत गांव बनारस में विकसित करने की योजना है। प्रथम चरण में 5 गांवों का चयन किया गया है। ज्ञातव्य कि इन गांवों में घरों, गलियां, प्रवेश द्वार सभी सूचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी जाएं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ में अवधि में डिप्लोमा और संस्कृत में डिग्री कोर्स शुरू करने की घोषणा। इसका प्रमुख उद्देश्य स्थानीय बोलियों का संरक्षण प्राप्त करना है। प्रारंभिक उत्तर भारत एवं इसके सिक्के। इस पुस्तक का विमोचन लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके लेखक देवेंद्र हांडा हैं तथा हिंदी अनुवादक मनीष वर्मा द्वारा किया गया। सोनभद्र में 2.5 अरब वर्ष पुरानी क्वार्टज चट्टानों की खोज लखनऊ विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय अभिदम्ब दिवस 2025। इसका आयोजन गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में किया गया। इसकी थीम बौद्ध विचारों को समझने में अभिदम्ब की प्रासंगिकता, पाठ परंपरा एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य। 2026 उत्तर प्रदेश के प्रमुख पद्म पुरस्कार विजेताओं में एन राजम कला को पद्म विभूषण और अशोक कुमार सिंह विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्मश्री के लिए चुना गया है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को जनवरी 2026 में भारत के सर्वोच्च शांतिखाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे और एक्सियोम 4 मिशन के दौरान उनके असाधारण साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए सम्मान दिया गया था। अब देखते हैं दोस्तों, इंडस फूड 2026 का 9वां संस्करण 8 से 10 जनवरी 2026 तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया गया। ट्रेंड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित यह एशिया का प्रमुख खाद्य एवं पेय व्यापार मेला है जो भारतीय खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 120 प्लस देशों के खरीदारों के साथ लाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी 2026 में लखनऊ में यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को मेडिकल टेक्नोलॉजी और नवाचार का हब बनाना है। ग्रेटर नोएडा में AAM ग्रीन समूह द्वारा 2030 तक 1 गीगावाट क्षमता का भारत सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य स्थानीय खादी कारीगरों को बढ़ावा देना और उनके उत्पादों को एक बड़ा बाजार प्रदान करना। उत्तर प्रदेश का संभल जिला न्यायालय न्यायिक कार्यवाही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश पहला जिला बन गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स। एक सेकेंड दोस्तों, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 देखते हैं। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा आपको।
संदर्भ क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य विधानसभा में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बजट का कुल आकार लगभग 9.12 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.9% की वृद्धि दर्शाता है। यह बजट मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। पूंजीगत व्यय कितना है, पूंजीगत व्यय कुल परिव्यय का है 19.5% है। शिक्षा एवं युवा सशक्तिकरण का कुल बजट का 12.4% मिला है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर कुल बजट का 6% मिला है। कृषि एवं संबद्ध सेवाएं कुल बजट का 9 से 12% व्यय है। प्रमुख बजटीय आवंटन देखते हैं दोस्तों, एक सेकेंड। ठीक है, अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन एट द रेट 2029 की अर्थव्यवस्था बनने के रोड मैप को लागू करने के लिए विशेष फंड का आवंटन। कृषि, किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने और मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के विस्तार के लिए भारी निवेश। बुनियादी ढांचा, गंगा एक्सप्रेसवे के शेष कार्य और जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के चरण 2 के लिए बजट आवंटित। युवा और शिक्षा पर स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के तहत टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के लिए 4,000 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की शुरुआत। स्वास्थ्य, राज्य के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य को पूरा करने और आयुष्मान भारत के दायरे को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2016 से 17, 2024 से 25 तक अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि दर 10.8% रही। देश की अर्थव्यवस्था में योगदान 9.1% 2024-25 में। प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपये 2016-17 में थी, बढ़कर अब कितना हो गया है 1,09,844 रुपये। उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 लखनऊ में राज्य के पहले उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का सफल आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को भारत के फार्मास्यूटिकल हब के रूप में स्थापित करना और दवा निर्माण क्षेत्र में वैश्विक निवेश को आकर्षित करना है। हाइलाइट्स क्या हैं इसके, ललितपुर बल्क ड्रग पार्क कॉन्क्लेव के दौरान ललितपुर में बन रहे देश के बड़े बल्क ड्रग पार्क के निवेश में संभावनाओं पर चर्चा की गई है। फार्मा नीति 2023 देखते हैं। नई फार्मा नीति के तहत उद्यमियों को दी जाने वाली सब्सिडी और प्रोत्साहन का प्रदर्शन किया गया। अनुसंधान और विकास देखते हैं दोस्तों। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राज्य के शिक्षण संस्थानों जैसे IIT कानपुर और CEDRI और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। निर्यात लक्ष्य क्या है, उत्तर प्रदेश का लक्ष्य दवा निर्यात में अपनी हिस्सेदारी को दोगुना करना है। यक्ष ऐप के बारे में देखते हैं दोस्तों। संदर्भ क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध नियंत्रण और जांच की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यक्ष ऐप लॉन्च किया है। यह डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। इसकी विशेषता और कार्य क्या है, क्रिमिनल डेटा विश्लेषण, यह ऐप राज्य के सभी थानों के डेटा को एकीकृत कर अपराधियों के फिंगरप्रिंट, चेहरा और आपराधिक इतिहास का मिलान सेकंडों में कर देता है। प्रोडक्टिव एंड पुलिसिंग क्या है, AI एल्गोरिदम के माध्यम से यह ऐप उन हॉट स्पॉट की पहचान करता है जहां अपराध होने की संभावना अधिक होती है, जिससे समय रहते गश्त बढ़ाई जा सके। डॉक्यूमेंटेशन, विवेचकों, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए केस डायरी भरने और साक्ष्यों के डिजिटल के रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा है। त्वरित पहचान क्या है, संदिग्धों की मौके पर ही फोटो या वीडियो के माध्यम से पहचान में करने में पुलिसकर्मियों की सहायता। काशी स्काई वॉक, संदर्भ क्या है इसका, वाराणसी काशी के शहरी बुनियादी ढांचों को आधुनिक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शहर के 2 प्रमुख टावरों के बीच राज्य के पहले स्काई वॉक के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। यह न केवल परिवहन को सुगम बनाएगा बल्कि पर्यटन के लिए एक नया आकर्षण केंद्र भी बनेगा। इसका हाईलाइट देखते हैं। और स्थिति, यह स्काई वॉक वाराणसी के व्यावसायिक केंद्र ट्विन टावर्स के बीच ऊंचाई पर स्थित होगा। विशेषता क्या है, यह पूरी तरह कांच और स्टील से निर्मित होगा, जिससे पर्यटकों को काशी का विहंग दृश्य दिखाई देगा।
इसमें अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर्स और रात के समय विशेष लाइटिंग की व्यवस्था होगी। इसका उद्देश्य क्या है? भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल चलने वाली सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहरों के स्काई लाइन को वैश्विक पहचान देना। प्रभाव का क्या है? यह पर्यटन को नई दिशा देगा और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद शहर का अगला बड़ा लैंडमार्क साबित होगा। 56 कद्दू की नई किस्म। संदर्भ आचार्य नरेंद्र देव एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या ने वैज्ञानिकों ने 56 कद्दू की नई उन्नत किस्म की विकसित की है, जो उत्तर प्रदेश की जलवायु के अनुकूल अधिक उत्पादकता वाली है। हाइलाइट्स क्या है? नाम क्या है इसका? इस किस्म का नाम विश्वविद्यालय के विशिष्ट श्रेणी के तहत रखा गया है, जैसे नरेंद्र 56 कद्दू 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। प्रमुख विशेषता कम अवधि। यह किस्म बहुत कम समय 60 से 80 दिन में फल देना शुरू कर देती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। यह किस्म सामान्यतः लगने वाले कीटों और मोज़ेक वायरस के प्रति अधिक सहनशील है। उच्च उपज। प्रचलित पुरानी किस्मों की तुलना में इसकी पैदावार 20 से 25% अधिक पाई गई। किसानों को लाभ। यह जायद यानी गर्मी और खरीफ दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और कम पानी में बेहतर फसल की जा सकेगी। कल्याण सिंह कैंसर संस्थान लखनऊ में है। संदर्भ देखते हैं। लखनऊ स्थित कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यहाँ उत्तर भारत के पहले और देश के चुनिंदा प्रोटॉन बीम थेरेपी केंद्र की स्थापना के अगले चरण को मंजूरी मिली है। हाइलाइट्स क्या है? प्रोटॉन बीम थेरेपी क्या है? यह कैंसर उपचार की सबसे सटीक और अत्याधुनिक तकनीक है। पारंपरिक रेडिएशन के विपरीत यह केवल कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करती है और आसपास के स्वस्थ अंगों को नुकसान नहीं पहुंचाती। सुविधाएं क्या हैं? संस्थान के हाल ही में नई रेडियोथेरेपी मशीनों और अत्याधुनिक पेट स्कैन सुविधाओं का विस्तार किया गया है। महत्व क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख सरकारी कैंसर संस्थान है, जो किफ़ायती दरों पर विश्व स्तरीय उपचार प्रदान करेगा। अनुसंधान क्या है इसका देखते हैं। यह न केवल उपचार बल्कि कैंसर जीनोमिक्स और कैंसर प्रिवेंशन पर भी उच्च स्तरीय शोध कार्य किया जा रहा है। स्मार्ट स्कूल पहल देखते हैं इसका संदर्भ। उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य के बुनियादी शिक्षा ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट स्कूल पहल को तेज कर दिया गया है। इसका लक्ष्य पारंपरिक कक्षाओं को तकनीक आधारित शिक्षण संस्थान केंद्रों में बदलना है। अब इसका हाईलाइट देखते हैं दोस्तों। डिजिटल क्लासरूम क्या है? राज्य के हजारों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विश्वविद्यालयों में स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जा रही है। लर्निंग आउटकम। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सीखने की क्षमता में सुधार करना, कठिन विषयों गणित विज्ञान को दृश्यों विजुअल के माध्यम से सरल बनाना। शिक्षकों का प्रशिक्षण। दीक्षा पोर्टल और अन्य डिजिटल माध्यम से शिक्षकों को स्मार्ट उपकरणों के प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। कंटेंट। स्थानीय भाषा हिंदी में उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल पाठ्य पुस्तकों और वीडियो का निर्माण किया गया है। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क। संदर्भ क्या है? मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और नीली अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की है। इसके हाइलाइट्स क्या हैं? स्थान। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भदोही या गोरखपुर जैसे संभावित क्षेत्रों का चयन किया जा रहा है, जहां जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक्वा पार्क कहाँ बनेगा? भदोही और गोरखपुर में। सुविधाएं कौन कौन से इसमें देखते हैं दोस्तों। एक सेकेंड दोस्तों। सुविधाएं। इस पार्क में एक ही स्थान पर मत्स्य बीज उत्पादन, मछली प्रसंस्करण, गुणवत्ता परीक्षा प्रयोगशालाएं और परीक्षण केंद्र सुविधा होगी। उद्देश्य मछली पालकों की आय में वृद्धि करना, निर्यात की गुणवत्ता में सुधार करना, मत्स्य पालन के क्षेत्र में नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। PMMSY इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि केंद्र और राज्य के साझा प्रयासों से मछली उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। यूपी डिफेंस कॉरिडोर। एक सेकंड दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं।
संदर्भ क्या दोस्तों हैं, यूपी डिफेंस कॉरिडोर का संदर्भ देखते हैं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा ने अपनी दूसरी चरण में प्रवेश कर लिया है, जहां झांसी और कानपुर नोड्स में रणनीतिक हथियारों के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। इसकी हाइलाइट्स क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण। लखनऊ नोड में ब्रह्मोस मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन संस्करण के उत्पादन हेतु सुविधाओं का तेज़ी से विस्तार किया जा रहा है। झांसी नोड, यहाँ भारी रक्षा उपकरणों गोला बारूद के निर्माण के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर नई इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। कानपुर नोड, यह नोड मुख्यतः निजी रक्षा क्षेत्र की कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए डिफेंस इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। निवेश और रोजगार देखते हैं। कॉरिडोर के विस्तार से राज्य में लगभग 25,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिससे तकनीक क्षेत्र में हजारों युवाओं के लिए रोजगार अवसर पैदा होंगे। बरेली में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला मीडिया टावर। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक संचार प्रणाली को आधुनिक बनाने और शहरी सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बरेली में राज्य के पहले हाईटेक मीडिया टावर के निर्माण को मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का क्रियान्वयन बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इसकी हाइलाइट्स क्या है दोस्तों? इस टावर का निर्माण बरेली की रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 7 में किया जाएगा। डिजाइन और तकनीक क्या है? टावर की कुल ऊंचाई 11 मीटर होगी। इसमें 8 मीटर का एक त्रिशूल, एक विशाल घुमावदार LED डिस्प्ले लगाया जाएगा। इसकी डिजाइन लाइटिंग तकनीक सिंगापुर के प्रसिद्ध गार्डन्स बाय द बे पार्क से प्रेरित है। दोस्तों, लागत क्या है? इस परियोजना की अनुमानित लागत 2.5 करोड़ रुपये है, जिसे बरेली विकास प्राधिकरण वहन करेगा। उद्देश्य और उपयोग: सरकारी योजनाओं का प्रचार। इसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और सूचनाओं का प्रसार किया जाएगा। जन जागरूकता क्या है? स्वास्थ्य सुरक्षा और नागरिक कर्तव्यों से जुड़े संदेशों का डिजिटल प्रदर्शन। इन्फोर्समेंट हब, यह टावर समाचार अपडेट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विज्ञापनों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। इसका महत्व क्या है? यह पहल बरेली को राज्य का ऐसा पहला शहर बनाएगी जहां आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगा। यह न केवल पर्यटन को आकर्षित करेगा, बल्कि शहर के सौंदर्य में भी 4 चांद लगाएगा। NSSTA स्थापना दिवस 2026। संदर्भ: राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी, नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी ने 13 फरवरी 2026 को अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया, जो कि ग्रेटर नोएडा मनाया। हाइलाइट्स क्या रही इसकी? इस अकादमी की स्थापना 13 फरवरी 2009 को सांख्यिकी और कार्यक्रम एवं कानून मंत्रालय के तहत की गई थी। 2026 की थीम क्या है इसकी? इस वर्ष की स्थापना दिवस का विषय रिमेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स टू अचीव द विजन ऑफ विकसित भारत एट 2047। विकसित भारत 2047 के विजन को प्राप्त करने के लिए के आधिकारिक सांख्यिकी हेतु क्षमता विनिर्माण की पुनर्कल्पना रखा गया है। इसकी थीम है, एक सेकंड दोस्तों, डिजिटल डेटा लैब का उद्घाटन। स्थापना दिवस के अवसर पर एक डिजिटल डेटा लैब का उद्घाटन किया गया। यह लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे आधुनिक उपकरणों के माध्यम से सांख्यिकी पेशेवरों को प्रशिक्षित करेगी। डेटा क्या है? उत्पादन एवं 5वां कारक। कार्यक्रम के दौरान डेटा को उत्पादन के 5वें कारक के रूप में रेखांकित किया गया है, जो नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए कच्चा माल है। संस्थान का महत्व: NSTTA भारतीय सांख्यिकी सेवा और अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों के लिए देश का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है। यह अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे विश्व बैंक और IMF के साथ मिलकर भारतीय सांख्यिकी पद्धतियों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाता है। भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र कानपुर में। संदर्भ क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI में एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। इसे PM सेतु योजना के तहत बनाया जा रहा है। इसकी हाइलाइट्स क्या है?
रणनीतिक साझेदारी। इसकी स्थापना के लिए भारत के कौशल विकास मंत्रालय और फ्रांस सरकार के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है। प्रशिक्षण का क्षेत्र देखते हैं। यह केंद्र वैमानिकी, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, एयरपोर्ट ऑपरेशन और उन्नत रक्षा उत्पादन में युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कुशल कार्यबल तैयार करना है। उत्तर प्रदेश राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण, इसका संदर्भ क्या है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को डेटा सेंटर और AI हब बनाने के लिए राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण के गठन की घोषणा की है। इसकी हाइलाइट्स क्या है? बजट, इस प्राधिकरण के संचालन के लिए लगभग 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लक्ष्य, उत्तर प्रदेश लक्ष्य जो है वह 2030 तक लगभग 5 गीगावाट की डेटा सेंटर क्षमता विकसित करना। कार्य क्या है इसका? यह प्राधिकरण डेटा गवर्नेंस को मजबूत करेगा, विभिन्न विभागों के डेटा को एकीकृत करेगा और प्रोडक्टिव एनालिटिक्स के माध्यम से नीति निर्माण में मदद करेगा। जापानी कंपनियों के साथ 11,000 करोड़ का समझौता। संदर्भ देखते हैं उसका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फरवरी 2026 की जापान की यात्रा के दौरान पहले ही दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न जापानी कंपनियों के साथ 11,000 करोड़ रुपयों को MOU पर हस्ताक्षर किया है। इसकी हाइलाइट्स क्या है दोस्तों? प्रमुख कंपनियां कौन सी हैं? कुबोटा कॉर्पोरेशन, मिंडा कॉर्पोरेशन, जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सेइको एडवांस जैसी दिग्गज कंपनियों ने निवेश की सहमति दी है। उसके बाद आगे देखते हैं। प्रमुख क्षेत्र देखते हैं। कृषि मशीनरी, ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक प्रिंटिंग और रियल एस्टेट। इसका महत्व क्या है? यह निवेश उत्तर प्रदेश में आधुनिक तकनीक लाने और हजारों नए रोजगार सृजित करने में सहायक होंगे। साथ ही एक जिला एक उत्पाद के वैश्विक प्रचार भी माना जाएगा। सिंगापुर समझौता, सिंगापुर के साथ समझौता। पहला, यूपी को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुआ है। इनमें से 60,000 करोड़ रुपए के MOU पर इन्वेस्ट UPI के माध्यम से हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई। संदर्भ, प्रधानमंत्री ने फरवरी 2026 में गौतम बुद्ध नगर जेवर में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखी। यही भारत का पहला डिस्प्ले ड्राइवर सेमीकंडक्टर संयंत्र भी स्थापित किया जा रहा है। इसके हाइलाइट्स क्या है दोस्तों? संयुक्त उद्यम, यह परियोजना SCL और फॉक्सकॉन के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है जिसका नाम इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड रखा गया है। निवेश कितना होगा? इस इकाई की स्थापना लगभग 3,700 करोड़ के निवेश से की जा रही है। इसकी क्षमता क्या है, कितनी है? यह संयंत्र हर महीने लगभग 3.6 करोड़ चिप्स का उत्पादन करेगा जो स्मार्टफोन, EV और रक्षा उपकरणों के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करेंगे। फरवरी 2026 में चर्चित स्थल उत्तर प्रदेश के देखते हैं दोस्तों। एक सेकेंड, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एटा, पटना, पश्चिम बिहार रामसर साइट है। एटा जिले में पटना, पश्चिम बिहार को आधिकारिक तौर पर रामसर साइट घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का 11वां आर्द्रभूमि स्थल बन गया जो जैव विविधता की संरक्षण दृष्टि में महत्वपूर्ण है। ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर सेमीकंडक्टर इकाई है। प्रधानमंत्री ने जेवर में भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई की आधारशिला रखी है। यह SCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम है। मथुरा, राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक कार्यक्रम संग्रहालय। मथुरा देश का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। यह संग्रहालय भारतीय गौवंश की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत प्रदर्शित करेगा। मेरठ, नमो भारत और AI पायलट। संदर्भ, प्रधानमंत्री ने मेरठ में नमो भारत और रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया है। CCSU, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में भारत का पहला AI इन्वेल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट लॉन्च किया गया। लखनऊ प्रवेश द्वार और AICT। लखनऊ के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर 7 भव्य द्वार। अयोध्या मार्ग पर
सूर्य द्वार प्रयाग मार्ग पर संगम द्वार बनाने की घोषणा हुई है। राजभवन लखनऊ स्थित राज्यपाल के आधिकारिक निवास का नाम बदलकर जनभवन कर दिया गया है। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन यूपी फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 यही आयोजित किए गए हैं। कुशीनगर सिद्धार्थनगर भारत नेपाल मैत्री महोत्सव संदर्भ 16 से 28 फरवरी 2026 तक बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव की शुरुआत हुई, जो सीमावर्ती जिलों सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी तक आयोजित किया गया। बिजनौर डॉल्फिन आकलन बिजनौर से राज्य का दूसरा व्यापक क्षेत्र गंगा डॉल्फिन आकलन अभियान शुरू किया गया। प्रमुख व्यक्तित्व फरवरी 2026 के पूजापाल बाराबंकी की हैं, इनके बारे में लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं। नीरजा देवी के बारे में पढ़ते हैं, अलीगढ़ की हैं। लखनऊ में आयोजित संत कबीरनगर राज्य पुरस्कार समारोह में उन्हें प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया है। उपलब्धि हथकरघा बुनाई क्षेत्र के उत्कृष्ट शिल्पकारी के लिए उन्हें सम्मान मिला है। उनके साथ ही अगारा के लतीश टेंगुरिया को द्वितीय हाथरस की सरोज द्वितीय मिला है और सरोज को तृतीय से सम्मानित किया गया है। निवेदिता दुबे प्रयागराज की है। संदर्भ निवेदिता दुबे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। पद 19 सदस्य मानव संसाधन के रूप में कार्यभार संभाला है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में लैंगिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। शिवांगी जो है संत कबीरनगर की हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें अतिथि कलाकार में सम्मान से विभूषित किया गया है। उन्हें भारतीय कला संस्कृति में योगदान देने वाले प्रदेश का नाम रोशन किया है। राकेश सचान उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु व माध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्री के रूप में उन्होंने संत कबीरनगर राज्य पुरस्कार और यूपी फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं का नेतृत्व किया है। अन्य करंट अफेयर्स देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो लाइनर है। सुरमय सिटी प्रोजेक्ट यूपी के 13 जिलों को जोड़कर इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान वाले शहरों को सुंदर और स्वच्छ पर्यावरण अनुकूल बनाना है। उत्तर परिवहन निगम या एआई को पूर्णतः अपनाने वाला देश का पहला सार्वजनिक उपक्रम होगा। उत्तर प्रदेश का पहला निजी महिला विश्वविद्यालय प्रतापगढ़, इसका शिलान्यास 22 फरवरी 2026 को सतीश महाना द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश के 114 नई टाउनशिप का विकास। इन टाउनशिप को स्मार्ट सिटी मानकों के अनुरूप आधुनिक बुनियादी ढांचे, बिजली, पानी, सड़क व डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ विकसित किया जा रहा है। देश का पहला ड्रोन रनवे मेरठ में विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को रक्षा एवं एरोस्पेस विनिर्माण का हब बनाना है। यह रनवे मेरठ के उन क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है जो औद्योगिक गलियारे व दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के निकट हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 24% 9% है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक राज्य है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गन्ना, दूध एवं आलू उत्पादन प्रथम स्थान है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। सीड पार्क योजना कृषि क्षेत्र में गुणवत्ता बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश के 5 सीड पार्कों की स्थापना की जाएगी। पहले सीड पार्क की स्थापना लखनऊ में की जा रही है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोटेश्वर महादेव मंदिर का संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण लखनऊ में है। इस हेतु 1 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है। ओबामा स्वावलंबन के अंदर यूपी के 18 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य पुलिस परिवारों की महिलाओं और युवाओं को विभिन्न कौशल को प्रशिक्षित करना ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। यह केंद्र ओबामा सारथी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मध्य रणनीतिक साझेदारी का परिणाम है। सूर्य के आंतरिक हिस्सों का मानचित्रण। आईआईटी कानपुर के शोध टीम ने 30 वर्षों के उपग्रह आंकड़ों का प्रयोग कर सूर्य के आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र का 3D मानचित्र तैयार किया है। यह अध्ययन सौम्यदीप चटर्जी के नेतृत्व में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड दोस्तों, शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश आबकारी तंत्र के लिए अलग से निर्यात नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश आबकारी नीति 2026-27 से 2028-29 तक उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में विकसित हो रही राज्य की पहली इंटरनेशनल फिल्म सिटी अब धरातल पर उतरने के लिए तैयार है। इस फिल्म सिटी में शूट होने वाली पहली फिल्म के रूप में मॉम 2 का नाम सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम में माता सीता के जीवन चरित्र पर केंद्रित वैदेही आर्ट गैलरी स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह गैलरी सीता माता के त्याग, करुणा और मर्यादा जैसे गुणों को आधुनिक तकनीक से नई पीढ़ी तक पहुंचाएगा।
गोरखपुर की 1899 की ऐतिहासिक म्यूनिसिपल बिल्डिंग 37.92 करोड़ की लागत से गौरव संग्रहालय में बदल रही है। यह संग्रहालय वैदिक काल में स्वतंत्रता संग्राम तक पूर्वांचल की समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक तकनीकों से प्रदर्शित करेगा। केंद्र ने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्रा योजना के तहत नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, हरदोई के मध्य स्थानों का चयन किया है। वह 2026-27 तक पार्कों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के कुल परिव्यय 4,445 करोड़ रुपये हैं। हालांकि वह 2023-24 के बजट में प्रारंभिक आवंटन केवल 200 करोड़ रुपये है। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने धौलावीरा, लोथल, लाखीगढ़ी, आदि चंदलूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह महल सहित 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य इन स्थलों पर बुनियादी ढांचा विकसित करना है, जिसका पर्यटकों से बेहतर सुविधाएं दी जा सकें और पुरातात्विक स्थल से जुड़े पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। अब आगे देखते हैं दोस्तों, एक सेकेंड। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर बीते शुक्रवार को हस्ताक्षर हुआ। इसके तहत वाराणसी में अत्याधुनिक शिप रिपेयर फैसिलिटी विकसित की जाएगी, जहां क्रूज के साथ कार्गो व अन्य जहाज़ों की मरम्मत की जाएगी। अभी तक शिप रिपेयरिंग सेंटर समुद्र तट पर बनाए जाते थे, लेकिन अब पहली बार देश में नदी के किनारे बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप आयोजन 3 से 14 फरवरी 2026 को मोदी नगर, उत्तर प्रदेश में। स्टार परफॉर्मर मीराबाई चानू ने 205 किग्रा का कुल भार उठाया। 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप के 199 किग्रा से 6 किग्रा अधिक है। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 फरीदाबाद, हरियाणा में 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया। यह मेला लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित है। इसमें मेघालय और उत्तर प्रदेश को थीम राज्य चुना गया, जबकि मिश्र भागीदार देश हैं। उत्तर प्रदेश को नागरिक उड्डयन में मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। योगी सरकार के नेतृत्व में आरसीएस उड़ान योजना के तहत यह सम्मान नॉन प्रायोरिटी एरिया में सबसे तेज प्रगति के लिए दिया गया है। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इंडियन ऑयल 60 करोड़ रुपए का सहयोग करेगा। इसका लक्ष्य दिसंबर 2027 तक पूर्ण करना है। मेरठ की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क। उत्तर प्रदेश की पहली एकीकृत हरित सड़क परियोजना मेरठ में मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास के तहत विकसित की जा रही है। सड़क खंड देखते हैं। यह सड़क मेरठ के गढ़ रोड और गांधी आश्रम से तेजगढ़ी के बीच स्थित है। लंबाई और लागत, इसकी कुल लंबाई 2.15 किलोमीटर, इसकी अनुमानित लागत 40 करोड़। प्रमुख विशेषता, डिज़ाइन, इसे स्मार्ट और टिकाऊ सड़क के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें पैदल यात्री, साइकिल चालकों और वाहनों के लिए समर्पित लेन होगी। इसका हरियाली और ड्रेनेज, सड़क के दोनों ओर सघन वृक्षारोपण और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था होगी। उपयोगिता गलियारा, बिजली के तारों और पाइपलाइनों के लिए भूमिगत गलियारा बनाया गया है, ताकि भविष्य में सड़क खोदने की जरूरत ना पड़े। समय सीमा, इस परियोजना के जून 2026 तक पूरी तरह तैयार होने की उम्मीद है। लखनऊ मेट्रो विस्तार चरण 2 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसका संदर्भ क्या है? लखनऊ मेट्रो का दूसरा चरण, जिसे ब्लू लाइन के नाम से जाना जाएगा, शहर के पुराने हिस्सों ओल्ड लखनऊ की कनेक्टिविटी के लिए क्रांतिकारी साबित होगा। रूट क्या है? यह कॉरिडोर चारबाग से बसंत कुंज तक फैला है। लंबाई और स्टेशन, इसकी कुल लंबाई 11.16 किलोमीटर, जिसमें कुल 12 स्टेशन है। भूमिगत स्टेशन 7 है। गौतम बुद्ध नगर मार्ग, अमीनाबाद, पांडेगंज सिटी रेलवे स्टेशन, मेडिकल कॉलेज चौक और उसके बाद चौक और ठाकुरगंज। एलिवेटेड स्टेशन कौन से हैं? बालागंज, सरफराजगंज, मूसाबाग, वसंत कुंज और चारबाग इंटरचेंज है। बजटीय आवंटन,
2026 में केंद्रीय बजट 2026-27 में ईद परियोजना के लिए 1450 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। परियोजना की कुल लागत लगभग 5800 करोड़ रुपए है। वर्तमान स्थिति अप्रैल 2026 में इसके लिए बैरिकेडिंग और यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। लाभ: यह कॉरिडोर 4 बाग रेलवे स्टेशन को पुराने लखनऊ चौक, अमीनाबाद और तेजी से विकसित हो रहे बसंत कुंज क्षेत्र से सीधे जोड़ेगा, जिससे सड़क पर ट्रैफिक दबाव कम होगा। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (यूपीएससीआर) का गठन। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों के नियोजित विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (यूपीएससीआर) के गठन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इसका मुख्यालय लखनऊ प्रस्तावित है। प्रमुख बिंदु हैं शामिल जिले। इसमें लखनऊ के अलावा 6 अन्य जिले शामिल किए गए हैं: उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई। कानपुर नगर, कानपुर देहात को भविष्य के विस्तार में शामिल किया जा सका। एक सेकंड दोस्तों, क्षेत्रफल देखते हैं। इस पूरे कुल क्षेत्रफल का लगभग 27,826 वर्ग किलोमीटर होगा। विकास प्राधिकरण: इस प्रबंधन के लिए राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। उद्देश्य: लखनऊ पर आबादी के बढ़ते दबाव को कम करना, पड़ोसी जिलों में बुनियादी ढांचे, मेट्रो, जल आपूर्ति का समय विकास करना और निवेश आकर्षित करना है। कनेक्टिविटी: एससीआर के भीतर रिंग रोड और एक्सप्रेसवे के माध्यम से सभी जिलों को लखनऊ से जोड़ने की योजना है, ताकि यात्रा का समय न्यूनतम हो सके। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित देश के प्रतिष्ठित संस्कृत विश्वविद्यालय ने मार्च 2026 में अपनी अकादमिक और डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आगे देखते हैं। नया कुलपति: विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसका उद्देश्य संस्थान की प्राचीन शिक्षा पद्धति को आधुनिक सोच से जोड़ना है। डिजिटलीकरण: विश्वविद्यालयों के पास मौजूद हजारों दुर्लभ पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है। अब ये पांडुलिपियां वैश्विक शोधकर्ताओं के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। वैदिक संशोधन केंद्र: विश्वविद्यालय एक सेकंड दोस्तों वैदिक शोध केंद्र: विश्वविद्यालय परिषद में एक नए वैदिक खगोल विज्ञान शोध केंद्र की स्थापना को मंजूरी मिली है, जो प्राचीन खगोलीय ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में परखने का कार्य करेगा। अंतर्राष्ट्रीय छात्र क्या हैं? यह पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के विस्तार की योजना शुरू की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे: सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पैदा करने वाला प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने की दिशा में मार्च 2026 में अगले चरण में पहुंच गया है। इस बिजली का उपयोग आसपास के गांव में किया जाएगा। लक्ष्मण पुरस्कार एवं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार: उत्तर प्रदेश में लक्ष्मण पुरस्कार पुरुषों के लिए और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिलाओं के लिए राज्य के सर्वोच्चतम खेल सम्मान है, जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 3.11 लाख नगद, कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ प्रदान किए गए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन पुरस्कारों की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की है, जो अगले वर्ष से प्रभावी होंगे। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी: सहारनपुर की एथलीट प्राची, बागपत की एथलीट तान्या चौधरी, गौतम बुद्ध नगर की शतरंज खिलाड़ी अवंतिका अग्रवाल, लखनऊ की पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी प्रगति केसरवानी को मिला है। इसके साथ ही लक्ष्मण पुरस्कार गाजीपुर के हॉकी खिलाड़ी उत्तम सिंह, प्रयागराज के जिम्नास्ट अभिजीत कुमार, गौतम बुद्ध के कुश्ती खिलाड़ी झिंटी कुमार और आगरा के पैरा कैनोइंग खिलाड़ी यश कुमार, गौतम बुद्ध के पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी प्रवीण कुमार को मिला है। मिशन शक्ति रानी लक्ष्मीबाई योजना संदर्भ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति के चौथे चरण के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई योजना के विस्तार और बजट आवंटन की घोषणा की है। यह योजना महिलाओं और बेटियों के स्वावलंबन पर सुरक्षा केंद्रित है। प्रमुख बिंदु क्या है? स्कूटर योजना: मेधावी छात्राओं, स्नातकों स्तर पर पढ़ने वाली कन्याओं को कॉलेज जाने के लिए मुफ्त स्कूटर प्रदान करने हेतु 400 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है। सामान्य ज्ञान: पिंक बूथ का विस्तार:
महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य के सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और शैक्षिक संस्थानों के पास पिंक बूथ की संख्या बढ़ाई जा रही है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की किशोरियों के लिए स्कूलों और पंचायत स्तर पर अनिवार्य आत्मरक्षा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार समाज में साहसिक कार्य करने वाली उद्यमिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाओं को वार्षिक सम्मान देने की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बनाया गया। राज्य स्तरीय पुरस्कार संदर्भ मार्च 2026 में लखनऊ स्थित जन भवन पूर्व में जन भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने राज्य के प्रगतिशील किसानों को राज्य स्तरीय कृषि पुरस्कार सम्मानित किया है। प्रमुख बिंदु दाल उत्पादन में नवाचार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड उन किसानों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया है जिन्हें दालों को विशेषकर मसूर और चना के रिकॉर्ड में उत्पादन योगदान है। सब्जी उत्पादन आगरा और कानपुर क्षेत्र के किसान को 56 कद्दू की नई किस्म की सफल व्यावसायिक उत्पादन के लिए पुरस्कृत किया गया है। प्राकृतिक खेती गंगा किनारे स्थित जिलों के उन किसानों सम्मानित किया गया है जिन्होंने पूरी तरह से रसायन मुक्त और प्राकृतिक खेती को अपनाकर फसल लागत को 40% तक कम किया है। पुरस्कार स्वरूप विजेताओं को नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और कृषि उपकरणों के अतिरिक्त सब्सिडी कूपन प्रदान किए गए हैं। उद्देश्य इन पुरस्कारों का लक्ष्य अन्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, बीज शोधन और जल संचयन के प्रति प्रेरित करना है। अयोध्या के लिए 8 नई उड़ानें संदर्भ राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मार्च 2026 में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से देश के प्रमुख शहरों के लिए 8 नई सीधी हवाई सेवाओं की शुरुआत की गई है। प्रमुख बिंदु नए गंतव्य अयोध्या को अब सीधे तौर पर बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से जोड़ा गया है। एयरलाइन कंपनियां इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट जैसी प्रमुख एयरलाइनों ने इन मार्गों पर अपनी दैनिक और साप्ताहिक उड़ानें संचालित करना शुरू कर दिया है। स्वच्छ वायु सुरक्षा 2025 10 लाख से अधिक की आबादी में आगरा को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। 3 से 10 लाख की आबादी में झांसी को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। मार्च 2026 के चर्चित स्थल उत्तर प्रदेश कालिंजर दुर्ग बांदा चर्चा में क्यों? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कालिंजर दुर्ग के पहाड़ी क्षेत्रों को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। महत्व है यह विंध्य पर्वतमाला की प्राचीन चट्टानें मौजूद है जिनमें 2.5 अरब वर्ष पुराना बुंदेलखंड ग्रेनाइट शामिल है। यह स्थल चंदेल शासकों की वीरता और ऐतिहासिक नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए जाना जाता है। वाराणसी काशी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाराणसी के सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में गंगा किनारे महज 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। सारनाथ यूनेस्को भारत सरकार ने प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए आधिकारिक प्रस्ताव भेजा है। मेरठ हरित शहरी सड़क मेरठ के गढ़ रोड राज्य की पहली एकीकृत हरित सड़क का निर्माण अपने अंतिम चरण में रहा जो सतत शहरी विकास का मॉडल पेश करता है। RRTS विस्तार दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत के विस्तार और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के कारण मेरठ चर्चा रहा। लखनऊ राज्य की राजधानी UPSCR लखनऊ और उसके आसपास के 6 जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र का विधायी प्रक्रिया पूरी की गई। ब्लू लाइन मेट्रो 4 भाग में से बसंत कुंज तक 11.16 किमी मेट्रो कॉरिडोर के लिए भूमिगत निर्माण कार्यों की शुरुआत की गई। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह जनवरी, फरवरी, मार्च देख चुके हैं, अब उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई देखेंगे।